नमस्कार स्टूडेंट्स। हम लोग बहुलक की गणना किस प्रकार से करते हैं इस बारे में बात कर रहे थे और हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड की काउंटिंग देखी थी। आज की हमारी क्लास में हम कंटिन्यूअस सीरीज़ में सतत सारणी में किस प्रकार से मोड का कैलकुलेशन करते हैं, किस प्रकार से मोड की गणना करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज या सतत सारणी में बहुलक की गणना। इसमें हम क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला लगाते हैं और उस फार्मूले की हेल्प से, क्योंकि अभी तक हम जनरल जो कर रहे थे उससे हमारे सामने मॉडल क्लास आती है। अब कंटिन्यूअस सीरीज है, सतत सारणी है, तो हमारे पास एक वैल्यू नहीं आती बल्कि एक क्लास आती है। जैसे ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल अगर हम बनाएंगे तो उसके बाद जो फाइनली पिछले बार वाले एग्जाम्पल में जैसे मोड की वैल्यू आ गई थी, उसकी जगह हमारे पास एक क्लास आ जाएगी और इस क्लास को जो है फिर हम उस क्लास में से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारी मोड आएगी तो एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उस फॉर्मूले से हम वो वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हम जो है कुछ स्टेप्स लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, एक्सक्लूसिव फॉर्म में मॉडल क्लास निकालिए। इंक्लूसिव हो तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लीजिए और मॉडल क्लास एक्सक्लूसिव फॉर्म में जो है मॉडल क्लास निकालिए। ये आप बाय इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं कि जिसकी वैल्यू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो मॉडल क्लास हो गई। और अगर बाय इंस्पेक्शन नहीं करना चाहते तो आप बाय ग्रुपिंग मेथड भी कर सकते हैं, जो हमने पहले ग्रुपिंग मेथड पढ़ा था। दोनों ही तरह से, या तो इंस्पेक्शन के द्वारा या ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करके हम मॉडल क्लास सबसे पहले निकाल लेते हैं और फिर जो है उस मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है वो अप्लाई करते हैं और मोड की वैल्यू निकालते हैं। मोड को जैसा मैंने आपको कहा था हम z से डिनोट करते हैं। तो z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 F1 माइनस F2 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1 विच इज़ I। और इसी को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 एंड डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। एक ही बात है, वही ऊपर वाला फॉर्मूला ही है, वो F2 गलत लिखा हुआ है, वहाँ पे F0 ही होना चाहिए, L1 प्लस F1 माइनस F0। अब यहाँ क्या है, m और या z जो है यही वही सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे m के फॉर्म में लिखा हुआ है, m इज इक्वल्स टू l प्लस डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। यहाँ पे m0 या z जो है वो तो है मोड, l या l1 जो है इस फॉर्मूला में हम l1 लिख रहे हैं, यहाँ हम l लिख रहे हैं, वो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है। और f1 माइनस f0 है डेल्टा 1। डेल्टा 1 का मतलब द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो f1 तो क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, f0 उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है और f2 उससे आगे आने वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो f1 माइनस f0 मतलब वो क्लास मॉडल क्लास माइनस उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो डेल्टा 1 है, और मॉडल क्लास और उससे आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो डेल्टा 2 है। तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। आई यहाँ पर साइज ऑफ द मॉडल क्लास है या क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास है। इसी तरह से इस वाले फॉर्मूला में मैं समझाऊँ तो F1 माइनस F0 जो क्या है डेल्टा 1 है। आप ऊपर वाले पे ध्यान मत दीजिए, F2 नहीं होगा, F1 माइनस F0 होगा। और जो नीचे है वो F1 माइनस F0 माइनस F2 इस तरह से है, इंटू आई है। तो या तो आप इस फॉर्मूला से कर लीजिए, F1 यहाँ पे मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, F0 उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है, F2 उससे आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है। या आप ये डेल्टा 1 की फॉर्मेट में कर सकते हैं कि जो मॉडल क्लास और पहले वाली क्लास की का जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का वो डेल्टा 1 कहलाएगा, और मॉडल क्लास और उससे आगे वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो डेल्टा 2 कहलाएगा। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम मोड निकाल सकते हैं। अब हम एक क्या वो करेंगे सम, ताकि ये जो हमने बात की है अभी वो हमारे सामने थोड़ी सी क्लियर हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस इन अ फैक्ट्रीज एज फॉलोज, कैलकुलेट द मोड। यहाँ पे वेजेस जो है रुपीज़ में जो उनको मिलता है पैसा वो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और उसके सामने नंबर ऑफ़ वर्कर्स लिखा हुआ है 6, 9, 10, 16, 12, 8 और 7। इस तरह से यहाँ पे इतने श्रमिकों को, इतने वर्कर्स को इतना पैसा जो है वहाँ पे
मिलता है किसी फैक्ट्री में, आपको मॉडल वैल्यू निकालनी है। अब बाय इंस्पेक्शन अगर मैं देखती हूँ तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 30 से 40 की। 16 जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो किसकी आ रही है, 30 से 40 की। तो मेरी मॉडल क्लास कौन सी हो गई, 30 से 40। इसको मैं फॉर्मूला में पुटअप करूँगी। By inspection, the maximum frequency is 16, which is of the class 30-40. So model class is the 30-40. अब frequency of the pre-model class क्या है, 30 से 40 वाली पहले वाली की वो क्या है, फ्रीक्वेंसी 10 है। 30 से 40 वाली क्लास की मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 16 है। और उससे आगे वाली क्लास 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 है, 12 है। ठीक है, तो अब हमें ये वैल्यूज़ पुटअप करनी है। हमारी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 30 है। L1 is 30, F1 is 16, F0 is 10 and F2 is 12 and the difference is I is 10. 40 minus 30 is 10. ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ फॉर्मूला में रख दी। 30 plus 16 minus 10 by 2F1, 216 minus 10 minus 12 into I which is 40 minus 30 which is 10. अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 36. सो द मोड इज 36. इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे 16 माइनस 10 इज 6, 40 माइनस 30 इज 10. सो 6 इंटू 10 विच इज 60 बाई 32 माइनस 22. इस तरह से जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी z इज इक्वल्स टू 36. तो इस वाले जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें जो हमारे पास मॉडल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 36. तो मेरे ख्याल से अब आपके सामने ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम इसमें मोड निकालेंगे। अब एक और चीज़ है दैट इट कैन बी ऑल्सो डिटरमाइंड बाय इनडायरेक्ट मेथड अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आप किसी भी सीरीज़ का किसी भी डाटा का मीडियन निकाल दीजिए और डिस्ट्रीब्यूशन का, और मीन निकाल लीजिए और 3 टाइम्स मीडियन में से 2 टाइम मीन को माइनस कीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपकी मॉडल वैल्यू होगी। तो इस फॉर्मूला से भी हम डायरेक्टली मोड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक और सम मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है, इसमें भी हमें मोड का वैल्यू निकालना है। ये डिस्क्रीट सीरीज़ है, यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज़ नहीं है, यहाँ पर डिस्क्रीट डाटा है, उससे हम मोड वैल्यू निकालेंगे। जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे सम रखा हुआ है। तो आप देखिए मैंने साइज सारे लिख दी है, उसके सामने मैं 6 कॉलम बनाते हैं। मैं फिर आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, जब हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं तो पहले नंबर के कॉलम में मैंने जो जनरल जो फ्रीक्वेंसी जो मुझे क्वेश्चन में दी गई है वो मैंने लिख दी है। उसके बाद सेकेंड नंबर के कॉलम में मैं 2-2 फ्रीक्वेंसीज को जोड़ के लिखती चली जा रही हूँ। तीसरे नंबर के कॉलम में एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ के, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 2-2 फ्रीक्वेंसी को जोड़ के लिखा गया है। उसके आगे वाले कॉलम में 3-3 के जोड़े में इनको फ्रीक्वेंसीज को जोड़ के लिखा गया है। पांचवें कॉलम में एक पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाए गए हैं, और छठे कॉलम में पहली और दूसरी को छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाए गए हैं। फिर देखा गया है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई कर रही है, तो जो पहला एनालिसिस टेबल उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो आप देखिए कि जो सबसे पहले वाली है उसमें 27 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो 12 और 15 से मिलकर बनी हुई है। तो इसलिए 19 और 20 के सामने, क्योंकि वो 12 और 15 की वैल्यू है, हमने एक एक टेली बार बनाया है। फिर उसके बाद वाली 27 जो है वो 20 और 21 से मिलकर बनी हुई है, तो हमने 20 और 21 के सामने एक एक टेली बार बनाया है। फिर उसके बाद जो 37 वैल्यू बनी है वो बनी है 3 वैल्यूज से, जो है 10, 12 और 15, तो हमने उनके सामने टेली बार बनाया है। देन 39 जिससे मिलकर बनी है उसके सामने टेली बार बनाया है, और 6 में 33 जिससे मिलकर बनी है उसके सामने हमने टेली बार्स बनाया है। और जो टेली बार्स बनाए हैं एनालिसिस टेबल में, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रहे हैं 20 के सामने। 6 बार जो है वो 20 के सामने हमारे सामने आए हैं। तो ये टिक मार्क्स का जो साइज़ है वो 20 है, इसलिए मतलब 15 जो है वो सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी यूज़ हुई है इनमें। तो 15 किसकी वैल्यू है, 20 की वैल्यू है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या है, z इज इक्वल्स टू 20। इस तरह से हमने यहाँ पे ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल यूज़ करके और हमने यहाँ पे मोड की वैल्यू निकाली है, जो कि 20 हमारे सामने आई है। अब ये एक और एग्जांपल हमारे सामने है जिसमें हम मोड का कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम मॉडल क्लास निकालेंगे और अकॉर्डिंगली फिर हम फॉर्मूला में पुटअप करके मोड का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूस डाटा है।
मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हुए हैं 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 110 और 110 से 130। और उनमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है 50, 10, 12, 3 एंड 5। हमने क्या किया, इनको अरेंज कर लिया और बाय इंस्पेक्शन हमने देखा कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, फ्रीक्वेंसी है वो 50 है 40 से 60 की। तो ये हमारी मॉडल क्लास हमने मानी कि ये हमारी मॉडल ग्रुप है, ये हमारा मॉडल क्लास है। तो F1 तो हो गई 50 क्योंकि 40 से 60 मॉडल क्लास है, तो F1 तो हो गई 50। इस ग्रुप की वो क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 है। F0 इससे पहले वाले ग्रुप की हमारे पास कोई ग्रुप ही नहीं है तो हमने फ्रीक्वेंसी मानी 0, और इससे आगे वाली ग्रुप की मतलब F2 हमने मानी 10 क्योंकि 60 से 80 इससे आगे वाला ग्रुप है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। अब हमने हमारे फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज रख दी विच इज Z इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। तो 40 मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है, 50 माइनस 0 डेल्टा 1 है, मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, वही डेल्टा 1 सिमिलरली 50 माइनस 0, और डेल्टा 2 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो 50 माइनस 10। और क्लास इंटरवल यहाँ पे 40 से 60 दैट मीन्स 20 है, तो इंटू 20 कर दिया हमने। आगे कैलकुलेशन करी 40 प्लस 50/90, जब हमने इसको सॉल्व किया तो इंटू 20, सो 40 प्लस 1000/90 एंड विच इज़ 11.11। तो 51.11 जो है वो हमारा मॉडल मोड हुआ यहाँ का, इस डिस्ट्रीब्यूशन का, और हम उसको 52 मार्क्स भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया मोड का, इंस्पेक्शन से हमने मॉडल क्लास निकाली और फॉर्मूला में पुटअप करके हमने मोड की वैल्यू यहाँ पे निकाली। तो ये हमारे 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको कराए हैं जिससे कि हम मोड का कैलकुलेशन का जो थोड़ा सा है प्रैक्टिस हमारी हो गई है। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं मोड के। मोड जो है कई केसेस में बाय इंस्पेक्शन जो है आसानी से काउंट किया जा सकता है, तो हमें बड़ी कैलकुलेशन, बड़ी टेबल्स और बड़ा मैथमेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंस है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता। तीसरी चीज़ है कि ओपन क्लासेस से, ओपन एंड क्लासेस जो होती है लेस देन मोर देन, उनमें भी ये आसानी से जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। देन ये ग्राफिकली भी कैलकुलेट किया जा सकता है और ये क्वालिटेटिव डाटा में भी यूज़ किया जा सकता है। बट कुछ डिमेरिट्स भी है दैट इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज़, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एंड इट इज़ मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इस पर असर आता है, ज़्यादा इससे आगे आप फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते और ये सारी वैल्यूज़ पे बेस्ड नहीं होता है। तो खैर फिर भी लेकिन ये कैलकुलेशन का, सेंट्रल टेंडेंसी की कैलकुलेशन का अच्छा मेथड है और जिसके द्वारा हम केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन करते हैं। तो ये आपका आज मोड का कंप्लीट जो है हमने आज चैप्टर ख़त्म कर लिया है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम अगला कोई चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।